हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 मार्च 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे दुनिया के लिए गंभीर खतरा पैदा होगा। ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि अगर तेहरान ने परमाणु हथियार हासिल किए तो उन्हें और भी कड़ी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु समझौता करने या बुरे परिणाम का सामना करने का अल्टीमेटम दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने PMAY-U2 के तहत लखनऊ में 90 शून्य लाभार्थियों को 900 करोड़ की पहली किस्त DBT के जरिए भेजी। उन्होंने वकीलों, डॉक्टरों और पत्रकारों के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस मॉडल पर किफायती आवास बनाने की बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीनों का उपयोग अब गरीबों और इस बौद्धिक वर्ग के घर बनाने के लिए किया जाएगा। संगीत संसद के बजट सत्र 2026 के दूसरे चरण में छुट्टियों के कारण हुए कामकाज के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने ये प्लान भी तैयार किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार सरकार 18 मार्च को गिलोटिन प्रस्ताव लाई। इसके तहत उन सभी मंत्रालयों की अनुदान मांगों को एक साथ मतदान के लिए रखा जाएगा जिन पर चर्चा नहीं हो सकी है, ताकि बजट प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। आज 22 मार्च 2026 दिल्ली हाईकोर्ट में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई निर्धारित है। जस्टिस मनोज जैन की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। यह सुनवाई जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़ी है। लालू यादव ने निचली अदालत राउस एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनके और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए गए थे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमायनी पुरी ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में यह मानहानि का मुकदमा दायर किया है। हिमायनी पुरी ने अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के बदले 10 करोड़ के मुआवजे हर्जाना का दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर चल रहे उन पोस्ट्स और वीडियो को चुनौती दी है जिनमें उन्हें दिवंगत अमेरिकी अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जोड़ने वाले झूठे और अपमानजनक दावे किए गए थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलना राज्य की सुरक्षा और विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए लगभग 3,942 करोड़ मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री इस तरह की अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त सहयोग मांग सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तुलसी गबाड़ की यह मुलाकात कूटनीतिक और सांस्कृतिक दोनों लिहाज से काफी गहरी रही। तुलसी गबाड़, जो अपनी हिंदू मान्यताओं के लिए जानी जाती हैं, उन्हें महाकुंभ का पवित्र जल भेंट करना भारत की आध्यात्मिक विरासत और सॉफ्ट पावर का एक सशक्त संदेश है। इस तरह की व्यक्तिगत मुलाकातें देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को मानवीय आधार पर और मजबूत बनाती हैं। गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी में नए निवेश के जरिए राज्य को टेक हब बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। सारण और धोलेरा में टाटा और माइक्रोन जैसी कंपनियों के साथ हुए समझौतों से चिप निर्माण को गति मिलेगी। साथ ही सौर और हाइड्रोजन ऊर्जा परियोजनाओं में भारी निवेश से राज्य में हजारों नए रोजगार पैदा होंगे, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए भविष्य के बेहतर अवसर खुलेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने त्रिभाषा सूत्र पर जोर देते हुए कहा कि तेलुगु हमारी सांस्कृतिक पहचान है। हिंदी देश को जोड़ने वाली संपर्क भाषा है और अंग्रेजी वैश्विक अवसरों के लिए अनिवार्य है। उनका ये दृष्टिकोण युवाओं को अपनी जड़ों से जुड़े रहकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रेरित करता है। भाषाई सामंजस्य का यह संदेश शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में नई दिशा प्रदान करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही, रात में गश्ती तेज करने और CCTV निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। सीएम ने अवैध शराब और बालू खनन पर अंकुश लगाने के साथ गंभीर मामलों में स्पीडी ट्रायल के जरिए दोषियों को जल्द सजा दिलाने पर जोर दिया, ताकि आम जनता में सुरक्षा का भाव पैदा हो सके। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्पष्ट किया है कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ भाजपा का कोई गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के संकेत दिए हैं। पार्टी अब छोटे भाई की भूमिका से बाहर निकलकर सभी 117 सीटों पर अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। इस निर्णय से पंजाब की राजनीति में नए समीकरण बनेंगे और भाजपा अपनी स्वतंत्र पहचान मजबूत करेगी। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने देश की विदेश नीति को गिरवी रख दिया है और भारत विश्व गुरु बनने का अवसर खो चुका है। अखिलेश ने वैश्विक संघर्षों के बीच भारत की भूमिका पर सवाल उठाते हुए इसे सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था और महंगाई से जोड़ा।
तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और करूर विधायक विसेंथिल बालाजी आज दिल्ली में सीबीआई के समक्ष पेश हो रहे हैं। ये पूछताछ सितंबर 2025 में टीवी के प्रमुख विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ के मामले में हो रही है, जिसमें 41 लोगों की जान गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई इस हादसे की जांच कर रही है। बालाजी ने जांच में पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया है। संगीत संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले दिसंबर 2023 के आरोपियों मनोरंजन डी और सागर शर्मा की जमानत पर आज दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आ सकता है। आरोपियों ने लंबे समय से जेल में होने और अन्य सह आरोपियों को जमानत मिलने के आधार पर राहत मांगी है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत इसे देश की संप्रभुता पर हमला बताते हुए जमानत का कड़ा विरोध किया है। संगीत हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा के संजय भाटिया और कांग्रेस के कर्मवीर सिंह बौद्ध ने जीत दर्ज की है। मतगणना के दौरान वोटों की गोपनीयता और क्रॉस वोटिंग के आरोपों के कारण काफी ड्रामा हुआ, जिससे नतीजों में देरी हुई। अंततः चुनाव आयोग के हस्तक्षेप के बाद भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी संघर्ष में काबुल के एक नशा मुक्ति अस्पताल पर भीषण एयर स्ट्राइक हुई है। तालिबान का दावा है कि इस हमले में 400 लोगों की मौत हो गई, जिसे उन्होंने मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने अस्पताल को निशाना बनाने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके विमानों ने केवल आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। इस घटना से क्षेत्र में तनाव चरम पर है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और संभावित हवाई खतरों के मद्देनजर यूएई ने आज तड़के सुरक्षा कारणों से अपना हवाई क्षेत्र कुछ समय के लिए बंद कर दिया था। अधिकारियों ने इसे एहतियाती कदम बताया है। स्थिति की समीक्षा के बाद अब एयर स्पेस को फिर से खोल दिया गया है और उड़ानें सामान्य हो रही हैं। हालांकि इस अस्थायी बंदी से दुबई और अबू धाबी की कई उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका इरादा युद्ध का नहीं था, लेकिन वे ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति कभी नहीं देंगे। ट्रंप के अनुसार परमाणु संपन्न ईरान पूरी दुनिया और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा साबित होता। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सैन्य अभियान सफल रहा है और यह संघर्ष जल्द ही समाप्त हो जाएगा, जिससे दुनिया रहने के लिए अधिक सुरक्षित स्थान बनेगी। पेरिस में अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक समझौतों को लेकर दूसरे दौर की वार्ता संपन्न हुई। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट और चीनी उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग ने कृषि, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपति ट्रंप की आगामी बीजिंग यात्रा के लिए ठोस आधार तैयार करना है। दोनों देशों ने भविष्य के व्यापारिक विवादों को सुलझाने हेतु एक नया तंत्र बनाने पर भी विचार किया। संगीत बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने 2034 तक देश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का विजन पेश किया है। उनके रोड मैप में सालाना 9% विकास दर हासिल करना और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नई नौकरियां पैदा करना शामिल है। रहमान ने शिक्षा और स्वास्थ्य बजट में भारी बढ़ोतरी के साथ भ्रष्टाचार मुक्त शासन और तकनीकी विकास को अपनी आर्थिक रणनीति का मुख्य स्तंभ बताया है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और वैश्विक अनिश्चितता के कारण सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव बना हुआ है। आज भारतीय बाजार में 24 कैरेट सोना 1.57 लाख प्रति 10 ग्राम के उच्च स्तर पर स्थिर है, जबकि चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई, जिससे भाव 2.7 लाख प्रति किलो के नीचे आ गया। निवेशक फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक तनाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के रुख पर पैनी नजर रख रहे हैं। संगीत रिलायंस इंडस्ट्रीज को गुजरात में अपने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए पहली किस्त की मंजूरी मिल गई है। कंपनी जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छ ऊर्जा परिसर विकसित कर रही है, जिसमें सोलर पैनल और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर के लिए 5 गीगा फैक्ट्रियां शामिल हैं। हाल ही में कंपनी ने ग्रीन अमोनिया निर्यात हेतु सैमसंग के साथ बड़ा समझौता भी किया है। ये कदम रिलायंस के 2035 तक नेट जीरो लक्ष्य को पाने की दिशा में निर्णायक है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और गैस आपूर्ति की चुनौतियों के बीच सरकार ने पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए नया नियम लागू किया है। अब जिन घरों में पाइप्ड गैस कनेक्शन है, उन्हें अपना घरेलू एलपीजी सिलेंडर अनिवार्य रूप से सरेंडर करना होगा। तेल कंपनियों को ऐसे ग्राहकों की रिफिल बुकिंग रोकने के निर्देश दिए गए हैं। इस कदम का उद्देश्य सीमित गैस संसाधनों का सही प्रबंधन करना और उन क्षेत्रों में आपूर्ति सुनिश्चित करना है जहां पाइप गैस उपलब्ध नहीं है। संगीत गुजरात और राजस्थान में समय से पहले भीषण लू ने दस्तक दे दी है, जिससे कई शहरों में तापमान 42 डांस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी राजस्थान के लिए अलर्ट जारी किया है। हालांकि अगले 2-3 दिनों में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पारा गिरने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, जिससे झुलसाने वाली गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। संगीत हरियाणा सरकार की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 2100 की तीसरी किस्त सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दी गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना से अब तक लगभग 8.63 लाख महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं।
हालिया नियमों के अनुसार अब इस राशि का एक हिस्सा सीधे नकद और शेष राशि भविष्य की बचत के रूप में जमा की जा रही है। संगीत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बजट पेश किया है। इस बजट में कृषि और महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। 638 करोड़ के प्रावधान से प्रदेश के डीजल पंपों को सोलर पंपों में बदला जाएगा, जिससे किसानों की लागत कम होगी। साथ ही महिला किसानों के एफपीओ को मजबूती देने के लिए 150 करोड़ का विशेष फंड आवंटित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। इस विशेष वर्ष के तहत खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए 3 करोड़ के बजट से 1 लाख सोलर पंप वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है।